नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। पहले तो ये देखना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मैंने बहुपद में ये समझा रखा है कि द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, त्रिघात समीकरण होता क्या है, तो वो समझा रखा है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर अध्याय 2 का भाग 1 पढ़ लेंगे तो उसमें द्विघात समीकरण समझ में आ जाएगा। वैसे आज मैं बता देता हूँ द्विघात समीकरण होता क्या है। यानी क्या बोला मैंने, चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। चर यानी चर में कौन कौन होता है? चर एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? चर, है ना। तो चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब जैसे मैं एक्स ले लेते हैं, माना द्विघात समीकरण ए एक्स का स्क्वायर बी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसका व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या है ना, तथा ए बराबर नहीं है 0 के, है ना। ये कंडीशन है। क्या है? ए बी सी एक वास्तविक संख्या है तथा जहां ए बराबर नहीं है 0 के। क्या लिखा? माना द्विघात समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या है तथा ए बराबर नहीं है 0 के। यानी ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। और ए बी सी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या में कुछ भी हो सकता है। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? सभी संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनाते हैं, यानी उसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या। यानी इसके जगह पे प्राकृत भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो उस संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? वास्तविक संख्या। यानी ए बी सी का मान कुछ भी हो सकता है। इसके बाद तथा अगली कंडीशन दी है, तथा ए बराबर नहीं है 0 के। यानी इस समीकरण में ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए बराबर 0 हो गया तो ये वाला मान तो पूरा 0 हो जाएगा। यानी मैं अगर इस समीकरण में ए बराबर 0 रख देता हूं तो कितना हो जाएगा? 0 गुणित एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ तो सिर्फ इतना बचेगा। अगर 0 का गुणा एक्स स्क्वायर में कर देंगे तो ये मान तो पूरा 0 हो जाएगा। यानी ये मान पूरा 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा? बी एक्स प्लस सी। यानी ये क्या है? ये तो एक रैखिक समीकरण बचा है जिसमें एक्स की घात कितनी है? 1 है। या तो चर की घात 1 हो उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर क्या है? ये मान 0 हो गया, इसलिए क्या लिखा यहाँ पर? ए बराबर नहीं है 0 के। क्या लिखा? ए बराबर नहीं है 0 के। अब आगे देखते हैं। अब प्रश्न वाली, है ना। अब देखते हैं प्रश्न वाली 4.1, जिसमें पहला सवाल क्या पूछा हुआ है? प्रश्न वाली 4.1 में हमको दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सिर्फ इतना पूछा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला क्या है सवाल? x प्लस ए का होल वर्ग प्लस 2 गुणित x माइनस 3, है ना। कितना दे रखा? x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर, मैं इसको मिटा देता हूं। क्या दे रखा हमारे पास? x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 2 गुणित x माइनस 3। ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण
है या नहीं है ये पता करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये कितना दे रखा है x प्लस 1 का होल वर्ग है, यानी इसको तो पहले हल करना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है, चूंकि a प्लस बी पूरे का होल वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये सूत्र होता है हमारे पास, है ना। तो इस सूत्र के अनुसार हम मान रखेंगे a बराबर कितना हो रहा है, x हो रहा है, और b बराबर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो a का वर्ग यानी x का वर्ग हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 2ab, तो 2 गुणित a का मान x गुणित b का मान कितना है, 1 है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 और x का x यानी 2x प्लस आगे 1 है, यहाँ पर b का वर्ग यानी b बराबर तो 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो मान तो 1 ही आएगा, 1 का वर्ग में कितना मान आएगा, 1 बराबर 2 का गुणा x में करो 2x और 2 का गुणा -3 में, तो 2 तरी 6, 2 तरी 6। अब ये 2x माइनस 6, इसको इन दोनों को बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 2x है बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 2x प्लस 1, ये -6 है बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 6 बराबर 0। ये x 2x प्लस का और 2x माइनस का, एक प्लस की संख्या और एक माइनस की दोनों मान बराबर है तो वो कट जाते हैं, यहाँ तो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर बचा कितना, x की घात 2 प्लस 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, तो x प्लस 7 बराबर 0। तो ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। सिर्फ अपने को यहाँ पर ये देखना है कि x की अधिकतम घात कितनी है, या तो चर की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात, यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा द्विघात बहुपद। वैसा ही वैसा दूसरा प्रश्न है हमारे पास, दूसरे में क्या दे रखा, x की घात 2 माइनस 2x बराबर -2 गुणित x माइनस 3। हमारे पास कितना दे रखा, x की घात 2 माइनस 2x बराबर -2 गुणित 3 माइनस x है, कितना है, 3 माइनस x। अब इसको हल करते हैं, x की घात 2 माइनस 2x बराबर -2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तरी 6 और ये माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब -2 का गुणा -x में, तो माइनस में माइनस का गुणा तो चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा x में तो 2x। अब इसको बराबर के इस साइड लाओ, ये x की घात 2 माइनस 2x, ये प्लस का 2x है बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 2x, ये माइनस का 6 है बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x की घात 2 माइनस 2x और -2x दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 4x, माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये भी क्या है, हमारा एक द्विघात समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। चर की अधिकतम घात कितनी है। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसमें अपने को कितने प्रश्न दे रखे हैं, 8 प्रश्न दिए हैं, वो बाकी आप करोगे। दूसरे में क्या आ जाएगा, सॉरी दूसरा तो हो चुका, तीसरा x माइनस 2 गुणित x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुणित x प्लस 3। इसको भी हल करेंगे तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं आएगा, है ना। हल करके देखना, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बता देना कि 1 नंबर का नहीं हो रहा, 2 नंबर का नहीं हो रहा, या तो 3 नंबर का नहीं हो रहा, या तो उसका उत्तर सही नहीं आ रहा, तो आप लिख दीजिए ताकि मैं उसको अगले वीडियो में डाल दूंगा उस प्रश्न को हल करके। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, है ना, प्रश्न क्रमांक दूसरा, दूसरे में क्या दे रखा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी सिर्फ क्या करना है, इनको द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, यानी द्विघात समीकरण बनाना है, इसके जैसे बनाना है। ये समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, उसको क्या बोलते हैं हम, द्विघात समीकरण। इसके जैसे ही बनाना है। तो पहले प्रश्न में क्या दे रखा है,
अभी बहुत मज़ा आने वाला है ना, इस प्रश्न को करने में। और जो भी स्टूडेंट नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी पढ़ ले। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या दे रखा है, हल दूसरे का पहला है ना, मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट दूसरे का पहला हल। माना क्या मानना है, पूछा क्या है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है ना। क्या लिखा मैंने, भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। अगर हमारे पास ये भूखंड है और इसका भाग आयताकार है ना, कैसा है, आयताकार। आयताकार का मतलब क्या होता है, जो आमने सामने की भुजा समान होती है उसको क्या बोलते हैं, हम आयताकार बोलते हैं, है ना। सिंपल सा देखे तो यहाँ पर ये भूखंड की चौड़ाई ये x मीटर है ना, ये कितनी है, x मीटर। ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, लंबाई है। तो भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर, और लंबाई क्या बोल रखा, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई कितना है, x मीटर, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दुगना कितना हो जाएगा, 2x, और दुगने से एक अधिक है, तो एक अधिक है यानी +1 है ना। जब अधिक की बात करता है तो प्लस करना है, अगर कम की बात करता है तो क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर। अब प्रश्न अनुसार नहीं, तथा आगे क्या दे रखा, भूखंड का क्षेत्रफल है ना। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा हमको, 528 मीटर स्क्वायर, यानी 528 है ना। भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई बराबर, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई कितना है, x है, तो दुगना यानी 2x हो जाएगा। दुगना यानी 2x, हमारे पास 1 रुपया है और उसका डबल करेंगे तो 2 रुपये करेंगे। यहाँ तो हमारे पास 100 रुपये है, तो उसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी 2 का गुणा करेंगे। वैसे ही दुगना यानी 2x, दुगने से एक अधिक यानी जोड़ना है, और कितना जोड़ना है, 1। तो ये किसका मान आ गया, लंबाई का मान कितना है, 2x + 1 मीटर, ठीक है। लंबाई दुगने से लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो अब भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। यानी भूखंड का क्षेत्रफल तो हमको दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई का मान कितना है, मैं इस साइड लिख देता हूँ। लंबाई का मान कितना है, 2x + 1 गुणित चौड़ाई कितना है, हमने x मान रखा है, तो चौड़ाई x मीटर बराबर कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। अब x का गुणा 2x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
दो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा एक में तो एक्स, एक्स का गुणा एक में तो कितना आ जाएगा एक्स, बराबर बराबर कितना हो जाएगा 528। इस 528 को बराबर के इस साइड लाओ तो माइनस का, यानी दो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण है, यही पूछ रखा है हमको, यही द्विघात समीकरण है। अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला प्रश्न करते हैं हम। इस प्रश्न में इस पार्ट में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। आईएमपी के साथ ये क्या है कि अगले जो कक्षा 11वीं है 12वीं है या कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, तो इनको किसी भी कंडीशन में हमको समझना जरूरी है। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार को वीडियो को पीछे रिप्ले करके फिर देख लेने का। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या दे रखा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है जैसे कोई संख्या रहती है ना 10 के बाद क्या आता है 11, है ना, यानी ये दो क्रमागत संख्या हो गई। अगर कोई संख्या हम बोलते हैं 5 6, है ना, तो 5 और 6 यानी क्रमागत है, क्योंकि 5 के बाद हमेशा 6 आता है। अगर मैंने बोला कि 22 और 23, यानी 22 के बाद हमेशा संख्या कौन सी आती है 23 आती है, तो वो क्या हो गई क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक बोला यानी हमेशा प्लस की संख्या होना चाहिए, माइनस की नहीं। धनात्मक का मतलब वही होता है। तो चलो इधर में पहले साइड में समझा देता हूं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक की मैंने परिभाषा ये समझा रखी है, अध्याय 1 के फर्स्ट वीडियो डाल रखा है, उसमें सभी संख्याओं की परिभाषा है। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक संख्या, है ना। अब इसमें क्या बोला, पूर्णांक के उसके साथ एक शब्द जुड़ा है धनात्मक, है ना, यानी कैसी संख्या लेना है, सिर्फ धनात्मक। और दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या है, एक के बाद एक संख्या आना चाहिए। यानी अगर मैं लिखता हूँ 5 और अगली संख्या क्या आना चाहिए 6, क्योंकि ये क्रमागत है, 5 के बाद हमेशा 6 आता है। यानी एक संख्या लिखी 14 और 15, यानी 14 के बाद हमेशा कौन सी संख्या आती है 15 आती है। यहाँ तो हमने लिखा 19 के बाद कौन सी संख्या आती है 20। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को हम x मानेंगे, है ना, यानी एक धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा कितना आ जाएगा x प्लस 1। अगर x बराबर हमने 5 लिया, ये दो मान अलग अलग है, x और x प्लस 1, ठीक है। x बराबर 5 लिया तो यहाँ पर 5 और इसमें x बराबर 5, तो 5 प्लस 1 यानी ये मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर इसके जगह मैंने 22 लिया है x की जगह, तो 22 और इधर कितना हो जाएगा 22 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 22 और 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो अब हल दूसरे का दूसरा प्रश्न है, हल माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, है ना, क्या माना हमने, पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा
दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, है ना। पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा x प्लस 1। अब क्या बोल रखा आगे इसने कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो प्रश्नानुसार ये पहले तो हमने हमारी मर्जी से माना है ना। अब किसके अनुसार कर रहे, प्रश्नानुसार क्या बोला कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी इन दोनों का आपस में गुणा करना है। गुणनफल कितना है, 306। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 बराबर, है ना, इन दोनों का गुणनफल यानी आपस में गुणा करना है। क्या करेंगे, आपस में गुणा। तो x गुणित x प्लस 1, अगर ये कोष्टक लग जाता है तो ये गुणांक कहलाता है या तो गुणनफल कहलाता है, ठीक है। अगर ये कोष्टक हम हटाते हैं तो ये संख्या का अंदर गुणा हो जाता है, यानी क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है या तो गुणांक हो रहा है। तो कितना हो जाएगा ये 306। क्या बोल रखा कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणित x प्लस 1 बराबर कितना है, 306 है। x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और x का गुणा 1 में करेंगे तो x बराबर कितना, 306। इन 306 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो समीकरण क्या बनेगा, x की घात 2 प्लस x माइनस 306 बराबर 0। यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। यही अभीष्ट क्या है, द्विघात समीकरण, यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। अब ये उतार लो, नहीं, उसके आगे तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका उत्तर यहीं तक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना। क्या पूछा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किससे 26 वर्ष बड़ी है, चलो ये वीडियो में कल ये प्रश्न में कल करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और एक बार फिर बोलता हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।